मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना और हर हाल में है आप सभी को बोर्ड पेपर में जाना। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग तो करना पड़ेगा अपने नींद की बर्निंग और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेशन कॉमर्स साइड या वाणिज्य के जो वर्ग के जो विद्यार्थी हैं जिनका कि विषय लेखा शास्त्र है, तो लेखा शास्त्र का महत्वपूर्ण डिस्टेंस सर लेक्चर आप लोग को इस पर रेगुलरली मिलता रहता है इस चैनल पर, जिसका नाम है डीजे सर। तो वो प्रश्नों की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टेंस और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न जो है आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश में के बोर्ड जो टाइम टेबल है एडमिशन उसमें लेखा शास्त्र जो है वो स्टार्टिंग में ही है, तो बिल्कुल भी आप लोगों के पास गैप नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न ही बहुत जानदार है, वसीयत या मृत्युदान क्या है। वसीयत या मृत्युदान क्या होता है। कभी कभी किसी दानी या संपन्न व्यक्ति द्वारा मृत्यु के पूर्व वसीयतनामे द्वारा कुछ राशि धार्मिक या परोपकारी संस्था को दान स्वरूप दे दी जाती है। क्या किया जाता है, दान स्वरूप क्या किया जाता है, कोई संस्था या कोई जो धार्मिक या परोपकारी जो संस्था होती है, जैसे कहा गया कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, जैसे कहा गया कि अनाथालय हो गया, और जैसे क्या हो गया वृद्धाश्रम की तरह हो गया, या मतलब ऐसे पार्टिकुलरली जो निकल कर आते हैं वर्क करने के लिए, तो दान स्वरूप दे दी जाती है। इसे ही वसीयत या मृत्युदान कहते हैं, यानी इसे ही वसीयत या मृत्युदान के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वसीयत या मृत्युदान क्या होता है डिस्टेंस, तो जो भी इस प्रकार का वर्क किया जाता है तो उसे मृत्युदान के अंतर्गत ही देखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, सरकारी अनुदान से आप क्या समझते हैं। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो जाएगा आप लोगों का, सरकारी अनुदान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सरकारी अनुदान के बारे में हम लोग बात करें तो कुछ अलाभकारी जो संस्थाएं होती हैं इस प्रकार की होती हैं जिनकी गतिविधियां क्या होती है, सरकारी अनुदान पर आधारित होती हैं। कहने का मतलब क्या है, कुछ अलाभकारी संस्थाएं का मतलब कि ये वैसी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना विशेष रूप से नहीं होता है। यानी कुछ अलाभकारी संस्थाएं जिनकी गतिविधियां क्या होती है, सरकारी अनुदान पर आधारित होती है। सरकारी अनुदान का मतलब हो गया कि सरकार से मिलने वाले फंड जो होते हैं, ठीक है ना, सरकारी अनुदान पर आधारित होता है। जैसे क्या हो गया, जैसे हम लोग बात करते हैं किसी भी विद्यालय के बारे में, सरकारी विद्यालय के हम लोग देखें, इंटर कॉलेज देखें या महाविद्यालय को देखें, जो कि जिस पर कि सरकार का नियंत्रण, तो सरकारी अनुदान पर भी वो आधारित होती हैं। कोई विश्वविद्यालय हो गया, जैसे देखते हैं आप लोग को, जैसे BHU यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर दें, और भी जो संस्थाएं और भी जो विश्वविद्यालय हैं, तो कहा जाता है कि भैया ये विश्वविद्यालय में इतना पैसा दिया गया या इस विद्यालय के इस काम के लिए इतना अनुदान निकाला गया है सरकार के द्वारा। तो कहने का मतलब क्या, एडिशंस की अलाभकारी संस्थाएं इस प्रकार से होती हैं जिनकी गतिविधियों को सही तरीके से चलाने के लिए जो अनुदान मिलता है सरकार के द्वारा, तो सरकारी अनुदान के तौर पर हम लोग उसको देखते हैं। जनता अस्पताल हो गया आदि, तो इस प्रकार के अनुदान जो होते हैं वो आवर्तक प्रवृत्ति के होते हैं तथा निर्वाह अनुदान के रूप में होते हैं। तो इसमें मतलब ये निश्चित तौर पर ये अपना जो इनका बनाता है नियम कानून, उस नियम कानून के तौर पर ये अपना काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, परिवर्तनशील पूंजी खाते से क्या आशय है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है परिवर्तनशील पूंजी खाते से। तो परिवर्तनशील पूंजी खाते के बारे में हम बात करें डिस्कस, तो इस खाते में केवल पूंजी का लेखा करते हैं। किसका लेखा करते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाते। तो केवल किसका होता है लेखा जोखा, इसमें पूंजी का लेखा जोखा होता है। इस खाते में पूंजी के अलावा पूंजी पर ब्याज हो गया। इस खाते में क्या होता है डिस्कस, पूंजी के अलावा देखा जाए तो पूंजी पर ब्याज हो गया, वेतन की बात हो गई, कमीशन की बात हो गई, उसके साथ ही साथ जो आहरण हो गया आदि का लेखा करते हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, पूंजी हमेशा स्थिर रहती है। क्या होता है इसमें, जो पूंजी होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो हमेशा स्थिर रहती है। किसमें, परिवर्तनशील पूंजी खाते में। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोग का, प्रश्न संख्या 3 डिविजन, और ये लेखा शास्त्र की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। ठीक है,
यदि बोर्ड में बनना चाहते हो टॉपर तो चलानी पड़ेगी अपनी नींदों पर चापर। डीजे सर की नैया बनेगी आपकी बोर्ड की खेवैया। तो डिस्टेंस इसके लिए सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब भरपूर आप इस चैनल का लाभ उठाएंगे और इसे लाभ के साथ ही साथ अपने क्लासमेट पर भी इसे शेयर करेंगे। किन अवसरों पर त्याग अनुपात का प्रयोग किया जाता है? किन अवसरों पर त्याग अनुपात का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है त्याग अनुपात के बारे में। तो पुराने जो साझेदारों में देखा जाए तो ख्याति का बंटवारा करते समय नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करते समय, देखिए कहने का मतलब क्या है, त्याग अनुपात का प्रयोग किया करने का देखिए पहला वजह जो बन जाता है पुराने साझेदारों में ख्याति का बंटवारा करते समय, यानी इन अवसरों पर क्या होता है, त्याग अनुपात का प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पुराने साझेदारों में ख्याति का क्या करते समय, बंटवारा करते समय यानी विभाजन के समय देखते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करते समय, यानी नए लाभ विभाजन को जब हम लोग उसे सेपरेट करते हैं, अनुपात की गणना करते हैं, तो उसके विभाजन में भी हम लोग क्या करते हैं, त्याग अनुपात का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अवसरों की तो बात हो गई, किन अवसरों में इसका प्रयोग करते हैं, तो इसी जगह पर इसका भी डिस्कशन कर लिया जाए कि त्याग अनुपात होता क्या है। त्याग अनुपात के बारे में अगर हम लोग बात करें तो त्याग अनुपात क्या होता है। देखिए त्याग अनुपात के बारे में अगर बात करें तो त्याग अनुपात से याद है उस अनुपात से है जिसे फर्म के पुराने साझेदार जो होते हैं नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं। कहने का मतलब क्या है की त्याग अनुपात को अगर देखा जाए तो उस अनुपात से है जिसे फर्म के पुराने साझेदार जो होते हैं वो नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं। जो पुराने साझेदार होते हैं वो नए साझेदार के पक्ष में त्याग कर देते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ें होगी, कोई व्यवस्थाएं हो गई तो उनका वो त्याग करते हैं और या फर्म के तौर पर वो उसमें अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम लोग त्याग अनुपात कहते हैं। ये तो प्रश्न हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 की ओर डिस्टेंस। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरक्षित पूंजी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरक्षित पूंजी क्या है। चलिए बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर आरक्षित पूंजी के बारे में। एक फर्म अपनी गैर जरूरी पूंजी के एक हिस्से को केवल तभी बुलाए जाने के लिए अलग रख सकती है जब कंपनी बंद हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि जब पूंजी का एक ऐसा हिस्सा रखा जाता है कि कंपनी जब रहती चल रहा है तो उसमें कोई यूज नहीं किया जाएगा उस पूंजी का। यानी कंपनी जब बंद हो गई किसी और कारणवश या कंपनी को हटा दिया गया, रख दिया गया, कुछ समय के लिए वो बंद कर दिया गया कंपनी को, या तो कंपनी समाप्त हो गई, बंद हो गई, तब उस पूंजी को क्या किया जाता है, गैर जरूरी पूंजी, यानी उस आरक्षित पूंजी को तब जब जिस पूंजी को यूज किया जाता है उसे ही आरक्षित पूंजी कहते हैं। यानी कंपनी की अनकही राशि, देखिए अनकही राशि कहने का मतलब है क्या, ये जो अलग से दी गई रहती है राशि, तो उसे ही हम लोग आरक्षित पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरक्षित पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आरक्षित पूंजी। यह केवल कंपनी के समापन की स्थिति में लेनदारों के लिए उपलब्ध होता है। अगर देखा जाए तो यह केवल कंपनी के समापन की स्थिति में लेनदारों के लिए उपलब्ध होता है। ये पूरा जो पूंजी होता है जिसका नाम होता है क्या, आरक्षित पूंजी, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। लिसन्स डीजी सर के साथ मिलकर कर लीजिए अपने बोर्ड की तैयारी, क्योंकि इस बार है आपकी बारी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। प्रारंभिक व्यय क्या है? प्रारंभिक व्यय क्या होता है? देखिए कोई भी कंपनी के बनने से पहले किए गए सभी खर्च अथवा व्यवसाय संचालन की शुरुआत से पहले किए गए खर्च को जो होता है डिस्कस हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक व्यय, ठीक है ना। यानी प्रारंभिक व्यय का मतलब होता है किसी कंपनी के बनने में जो भी खर्च हो रहा है, भाई कोई भी अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ का सिस्टम बनाने जा रहे हैं, किसी विद्यालय को आप खोलने जा रहे हैं, किसी भी बड़े काम को जब करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है डिस्टेंस की जो भी उसके काम के लिए, खर्च के लिए, संचालन के लिए जो भी काम किया जाता है व्यवस्था बनाने के लिए, तो उसे ही हम लोग प्रारंभिक व्यय कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न जो रहेगा प्रश्न संख्या 7 है और ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर 8वें प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का 8वां प्रश्न क्या है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और एक तरीके से देखा जाए तो ये लघुत्तरी का प्रश्न है। लाभांश समानीकरण कोष क्या है? लाभांश समानीकरण कोष क्या है? तो चलिए आइए समझते हैं कि लाभांश समानीकरण कोष क्या होता है और उसके अंतर्गत क्या बातें की जाती हैं। जब हम लोग यहाँ पर लाभांश समानीकरण कोष के बारे में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें जब
तो डिस्टेंस जब इसमें हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर आगे, तो यदि लाभ हानि खाते में पहले से ही हानि की रकम चली आ रही है, तो जब तक वह अपलिखित न हो जाए तब तक लाभांश की घोषणा नहीं की जा सकती। कहने का मतलब क्या है, की लाभ हानि खाते में अगर हानि की रकम चली आ रही है पहले से, तो तब जब तक मतलब कि वो अपलिखित नहीं की जाती है, तो लाभांश की घोषणा नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जब तक डाटा जो लाभ हानि खाता बनाया था उसमें हानि शो कर रहा है, तब तक आप लोग नहीं बता सकते कि हाँ कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है या लाभ कमा रही है, लाभ में है। तो स्थायित्व को बनाए रखने के लिए लाभांश समानीकरण कोष बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रेडिएशंस की स्थापना की जानी चाहिए। किसकी स्थापना की जानी चाहिए? लाभांश समानीकरण कोष। यानी इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो कोष बनाया जाता है उसे लाभांश समानीकरण कोष कहते हैं, या जिसे इंग्लिश में हम लोग डिवाइडेंड इक्वलाइजेशन फंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड इक्वलाइजेशन फंड बोलते हैं, ठीक। की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कम लाभ के वर्षों में उसमें से लाभांश दिया जा सके। तो इसमें से बोलते हैं हम लोग लाभांश समानीकरण कोष कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग का 8वां प्रश्न हो जाएगा, और ये प्रश्न भी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोकड़ तुल्य राशियों की व्याख्या कीजिए। रोकड़ तुल्य राशियों की व्याख्या कीजिए। रोकड़ तुल्य राशियां क्या होती हैं? मूल्य में परिवर्तन का जोखिम न के बराबर होता है, उन्हें रोकड़ तुल्य राशियां कहते हैं। यानी रोकड़ तुल्य मूल्य कहा जाता है ना, रोकड़ तुल्य कहा जाता है। यानी मूल्य में परिवर्तन का जोखिम न के बराबर जहां पर देखा जाता है तो उसे रोकड़ तुल्य कहते हैं। किसी भी विनियोग को रोकड़ तुल्य तभी माना जाता है जब इसकी परिपक्वता अवधि कम से कम प्राप्त करने की तिथि से 3 माह या इससे कम हो। ठीक है डिस्टेंस, तो ये रोकड़ तुल्य को हम लोग अध्ययन करते हैं इस तरीके से, और रोकड़ तुल्य राशियां इसे हम लोग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग डिस्टेंस और देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को, और आज के इस सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा। डिस्टेंस देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है? 10वां आप लोग का, वित्तीय विवरण की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्या है? वित्तीय विवरण की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। देखिए डिस्टेंस, मूल्य में परिवर्तन का जोखिम न के बराबर होना और उन्हें रोकड़ तुल्य कहा जाता है। किसी भी विनियोग को रोकड़ तुल्य तभी माना जाता है जब इसकी परिपक्वता अवधि कम से कम, अर्थात प्राप्त महीने की अवधि से क्या होता है, 3 माह या इससे कम की होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखिए डिस्कस किया गया आप लोगों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। और डिस्टेंस ये नंबर देख लीजिए ध्यान से आप लोग, 950 690 227। तो इस नंबर से खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। और यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसका खुद भी लाभ उठाइए, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए, और इस चैनल का लिंक जो है पूरे उत्तर प्रदेश में फैला दीजिए। ठीक है डिस्टेंस, इतना काम तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत डियर। लेकिन एक काम आप लोग को जरूर करना है, इसे क्लासमेट पर अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा।